नमस्कार। स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में जानते हैं कि पीएच स्केल क्या है और इसके बारे में विशेष रूप से देखते हैं। तो पीएच, सबसे पहले तो पीएच ही देखते हैं कि पीएच मीन्स होता क्या है। तो एक तरह से पीएच का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो पीएच को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसको? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब P से क्या हो गया? पोटेंशियल। H से क्या हो गया? हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की क्षमता, उसी को क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। तो देखते हैं पीएच क्या है। पीएच मतलब इसका जो है, सबसे पहले 1906 ईस्वी में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने क्या किया? पीएच स्केल के बारे में बताया था। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। इनके अनुसार विलयन या पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सौंदर्य के आधार पर क्या होता है? उस पदार्थ का पीएच ज्ञात किया जाता है। सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन महोदय ने क्या बोला कि विलयन या पदार्थ में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन होता है, क्या होता है? विलयन या पदार्थ में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन होता है, तो हाइड्रोजन आयन के जब सौंदर्य करते हैं तो सौंदर्य के आधार पर क्या प्राप्त होता है? उस पदार्थ का पीएच ज्ञात किया जाता है। तो ये है सोरेनसन महोदय ने कहा। तो देखिए, ये था पीएच का कहाँ से खोज हुआ और किसने किया, कैसे होता है। तो इसमें क्या हुआ? सोरेनसन महोदय ने क्या कहा? पीएच के बारे में क्या बताया कि विलयन या पदार्थ में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन होता है, तो हाइड्रोजन आयन के सौंदर्य के आधार पर क्या किया जाता है? किसी भी पदार्थ का, उस पदार्थ का पीएच ज्ञात किया जाता है, मतलब उसके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आ गए एच आयन। ये मतलब एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, इसको हम लिख सकते हैं, एच लिखे शॉर्ट फॉर्म, हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहा जाता है। दूसरे रूप से अगर हम परिभाषित करें, इसको डिफिनेशन दें इसका पीएच का, तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहा जाता है। तो इसका देख लीजिए यहाँ समीकरण। तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस हुआ, माइनस लॉग एच प्लस। अगर इसको यहाँ लॉग को कर देंगे, क्या माइनस हटाएंगे, 1/log, लॉग नीचे कर दिए तो 1/log एच प्लस, और ये हो गया आपका log 1/h प्लस आयन। ओके, ये समझ गए। अगर हम इस पे एक क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ का विलयन का पीएच ज्ञात करना हो तो उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10⁻⁴ हो तो उसका पीएच निकालना है। किसी पदार्थ का विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसी पदार्थ के विलयन का क्या ज्ञात करना है? पीएच मान ज्ञात करना है, पीएच मान। ये क्वेश्चन है। और क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है आपका उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है। कितना? 10⁻⁴। ठीक। तो पीएच मान ज्ञात करना है। चलिए निकालिए। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। तो पीएच का अभी तुरंत क्या फार्मूला निकाले हैं? पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है ना। तो यहाँ दिया हुआ है आपका पीएच बराबर, पीएच निकालना है, और एच प्लस आयन मतलब इसका कितना दिया हुआ है? माइनस लॉग एच प्लस मतलब 10⁻⁻, ये दिया हुआ है आयन की वैल्यू। तो ये क्या हुआ? लॉग मतलब बेस 10, लॉग मीन्स बेस 10। इसको अगर हम लॉग को हटा देंगे तो यहाँ माइनस, और ये 10 हट गया बेस, तो यहाँ क्या हो गया? इसमें ब्रैकेट में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो जाएगा 4 क्या? आंसर। यही हो जाएगा आंसर। ठीक। इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो दैनिक जीवन में जो है पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की क्षमता जो है उसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि पाचन तंत्र में देखिए ये जो पीएच है ये पाचन तंत्र में कैसे कार्य करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पेट में क्या होता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते रहता है हमेशा, हमेशा जो है पेट में क्या बनते रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते रहता है, ठीक है। तो जो भोजन को पचाने में सहायक है कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में जो बनता है वही हमारे भोजन को पचाने में, जो भी गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन भी कर लेते हैं तो धीरे धीरे उसका पाचन हो जाता है, लेकिन ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेने के बाद कभी कभी पाचन नहीं होता है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक, वही हमारे भोजन को पचाता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें पेट में जो है पचाने में सहायक जो है, इसका पीएच वैल्यू लगभग 1 होता है, जो हमेशा जो है कायम रहता है 1 पर ही, ज़्यादा ना बढ़ता है ना घटता है, जिसके कारण से जो है पेट की स्थिति सामान्य रहती है और भोजन पचते रहता है जो भी चीज़ हम खाते हैं। तो इसका पीएच वैल्यू लगभग क्या होता है, 1 रहता है, जो हमेशा कायम रहता है। लेकिन वही इंडाइजेशन में अगर अपच कभी हो गया हमारे पेट में, ज़्यादा खाना खा लिए या कोई गरिष्ठ भोजन खा लिए, तो उसके बाद क्या होता है, अपच हो जाता है। और अपच के जब पेट में अम्ल की मात्रा, अपच के कारण क्या होता है, अपच के कारण क्या होता है, जब पेट में अम्ल की मात्रा सीमा से अधिक हो जाती है, मतलब जितना अम्ल की मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर अम्लीय हो गया तो क्या होता है उसके बाद, तब पेट में क्या हो जाता है, गैस और जलन होने लगता है। तो गैस भी बन जाता है, डकार भी होने लगता है और पेट में जलन भी होने लगता है। किसके कारण, अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण, इंडाइजेशन के बाद। और जब वही जो है बढ़े हुए एसिड प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमारे पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो क्षार का। क्षार जो भी उसमें दवाई का मेडिसिन का यूज करते हैं उसमें जो है क्षार मिला होता है, वो दवाई जो है क्षार वाला होता है, भस्म वाला होता है, ठीक। तो भास्मिक मेडिसिन का यूज करते हैं हम लोग। तो बढ़े एसिड प्रभाव को नष्ट करने के लिए हल्के भस्म का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। तो एंटासिड अगर पूछ लिया जाए तो एंटासिड किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बढ़े हुए पेट में जो पेट में बढ़े हुए एसिड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए या उसको सामान्य लाने के लिए जो हम क्या करते हैं, भास्मिक का यूज करते हैं, भास्मिक मेडिसिन का, वही क्या हो गया हमारा, एंटासिड हो गया। हल्के भस्म का जो यूज करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, एंटासिड कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका एंटासिड। अब देखते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल 2 इसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको क्या कहते हैं, NaHCO3, ये जो है जैसे हल्के भस्म, ये इन जैसे हल्के भस्म क्या होते हैं, प्रायः इसमें क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, एंटासिड में। ओके, समझ में आ गया ये चीज। तो चलिए ये देख लिए। अब हम दूसरा क्या देखते हैं कि पीएच का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो पहले इसको ले लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो पहला क्या देखें कि पाचन तंत्र में क्या महत्व है पीएच का। अब दूसरा देखते हैं कि दांतों पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है दांत पर। दांत, ये जो दांत देख रहे हैं, टीथ, तो ये टीथ पर क्या है, दांत पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं हम लोग, शुगर वाला, चीनी वाला भोजन, मीठा, जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, मुंह में बहुत बैक्टीरिया मौजूद रहता है, बहुत सारा बैक्टीरिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया है, मुंह में जब हम शर्करा युक्त भोजन लेते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, ये शर्करा अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और ये टूट कर क्या होता है, अपघटित होकर अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। तो अम्ल बनाता है जब मुंह का पीएच क्या होता है,
5.5 से कम हो जाता है तो क्या होगा, मुंह का पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है तो मुंह का पीएच क्या हो, इसका मतलब हुआ 5.5 से कम नहीं रहता है। मुंह के पीएच का मान क्या रहता है, इसका मतलब 5.5 से कम नहीं रहता है। तो जब ऐसा हो जाता है कि मुंह का पीएच मान क्या हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, कम हो जाता है, तो क्या होता है, तब दांत के इनामेल में क्या होगा, इनामेल को हिंदी में क्या कहते हैं, दंतवल्क। क्या कहेंगे, दंतवल्क। कि दांत के इनामेल में क्या हो जाएगा, तो क्षतिग्रस्त होने लगता है। यह क्या होता है, इनामेल दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने लगता है। और ये क्या होता है, तब मुंह का लार हल्का क्षारीय होने के कारण क्या होगा, मुंह में जो लार चलता है, जो हम बोल रहे हैं अभी, तो लार आ रहा है ना, तो ये क्या होता है, लार क्षारीय होता है। तो मुंह के लार का हल्का क्षारीय होने के कारण ये क्या होता है, कुछ अंश तक अम्ल। तो वो आधा में वीडियो कट हो गया था, इसलिए चलिए देखिए। तो वहाँ क्या देख रहे थे, दांत के बारे में देख रहे। तो क्या होता है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो 5.5 से जब मुंह का पीएच कम होगा तो क्या होता है, पीएच कम होने के बाद दांतों के दांतवल्क एनामेल में क्या होता है, उसका क्या होता है, इनामेल में क्षतिग्रस्त होने लगता है, इनामेल। ओके, तो जब क्षतिग्रस्त होने लगता है तो हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है, लेकिन किंतु शेष अम्ल जब अप्रभावित रहता है तो शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। जब दांत का इनामेल क्षतिग्रस्त होने लगता है 5.5 से कम होने के कारण, तो जब कम होता है तो क्या करते हैं, उसके एसिड को जो है ख़त्म करने के लिए, एक तो सबसे पहले हमारे मुंह में जो लार होता है, लार उत्पन्न होता है, वो हमारे क्या करते हैं, उस अम्ल को काटता है, और कुछ न कुछ जो है अम्ल ये बच ही जाता है, जिसके कारण से उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। और टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है, जिससे कि उस अम्ल को क्या करता है, नष्ट करता है, और दांत को जो है झड़ने से या टूटने से बचा लिया जाता है। देखे होंगे कि डॉक्टर सलाह करता है कभी कभी नीम का दातुन से दांत धोने के लिए, तो नीम के दातुन के रस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षार पाया जाता है। इस कारण से डॉक्टर जो है नीम के दातुन को भी दांत धोने के लिए सलाह देते हैं। तो नीम के दातुन से भी क्या होता है, हम लोग जब दांत धोते हैं तो अम्लीयता नष्ट होती है और दांत हमारा सुरक्षित रहता है। तो नीम का दातुन भी क्षारीय होता है, जिसके कारण से नीम के दातुन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच देखिए, पीएच 7 के आसपास रहने पर क्या होता है, जब मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहेगा, पौधे की वृद्धि क्या होगी, संतोषप्रद होगी, मतलब पौधे सामान्य रूप से वृद्धि करेंगे। जब इसी में क्या होता है, मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाता है, जब क्षारीय होने से पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। जब मिट्टी में ज़्यादा अम्ल पाया जाएगा या ज़्यादा क्षार पाया जाएगा तो मिट्टी की क्या होगी, उसका उर्वरा शक्ति उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से जो भी पौधे लगाएंगे उसमें संतोषजनक रूप से हमें वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, पौधे की वृद्धि बाधित होगी। तो उसको अगर अम्लता मिट्टी में अधिक अम्लीय हो जाए, अम्लता हो जाए मिट्टी में, तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कली चूना का, भखरा चूना का और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी चीज़ों को डालकर उसके मिट्टी के पीएच को क्या करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के पीएच को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, भस्म पाया जाता है। इनके भास्मिक होने के कारण से ही मिट्टी की अम्लता को हम दूर करते हैं। किसके कारण से, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका हो गया भखरा चूना, कली चूना, ये सभी भास्मिक होते हैं, और भास्मिक होने के कारण ही मिट्टी की क्या करते हैं, अम्लता को हम दूर करते हैं। और हमारे जलीय जीव पर क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का, ये भी हम देख लेते हैं। तो जल का पीएच क्या होता है, निश्चित सीमा पर रहने से ही विभिन्न जलीय जीव जो है जल में वास करते हैं। जल का पीएच जो है एक निश्चित सीमा पे रहता है, ना ही ज्यादा एसिडिक होता है, ना ही ज्यादा बेसिक, ना ही ज्यादा अम्लीय, ना ही ज्यादा क्षारीय, एक निश्चित सीमा पर होता है, जिसके कारण से जल में हमारे बहुत सारे जलीय जीव, मछली हुआ, मेढक हुआ, इटिसी, जो भी बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं वो वास करते हैं। ठीक है, तो ये जब सामान्य रहता है तो जलीय जीव वास करते हैं। यही जब ज्यादा या अम्ल वर्षा हो या अन्य कारणों से हम दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज जो है हमारे जीवन में वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम की कचरा कहते हैं, उसका कचरा का बाहर फेंकते हैं कचरा को। और जब भी देखा जाता है आजकल तो इंडस्ट्री से लेके घर के कचरे और बहुत सारे कचरे, जैसे कि ई कचरे, सारे कचरे को हम कहाँ फेंकते हैं, नदी या समुद्र में जाके
फेंक देते हैं, जिससे उसमें प्रदूषित होता है नदी का पानी और उसका सामान्य जो लेवल होता है पीएच वो खतरे में आ जाता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है, जिसके कारण से कि उसमें जितने भी जलीय जीव होते हैं उसका संकट में जीवन आ जाता है, और उसका जीवन संकट होने के कारण कुछ बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं कि क्या आपका अम्लीय वर्षा होने के कारण से भी नदी का पानी अम्लीय हो जाता है या तालाब का पानी अम्लीय हो जाता है, जिससे उसमें बसने वाले जीव जो भी जीव होते हैं वो संकट में आ जाते हैं, और वैसे जीव क्या होते हैं, अस्तित्व संकट में पड़ने के कारण या तो मर जाते हैं या तो फिर उसका संख्या धीरे धीरे मरते मरते कम हो जाता है। तो ये था जलीय जीव पर पीएच का इफेक्ट। चलिए इन दोनों को हम देख लिए। अब देख लेते हैं क्या, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। ठीक है, बर्तन के धब्बे को कैसे दूर करते हैं। देखिए कॉपर का जो है बर्तन होता है, जब अम्ल का उसमें क्या करते हैं, बर्तन के धब्बे को कैसे दूर करते हैं। कोई भी कॉपर का जैसे बर्तन होता है वो उसको जब बहुत दिन तक रखते हैं तो उसमें क्या होता है, भास्मिक परत एक चढ़ जाता है। ओके, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लिख लेते हैं बर्तन के धब्बे को दूर करने में, यही ना किसका प्रयोग करते हैं, अम्ल का प्रयोग। इसको हम बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि क्या होता है कि ज़्यादा दिन जब कॉपर बर्तन को करते हैं बाहर छोड़ देते हैं, बर्तन को बाहर छोड़ने पर क्या होता है, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड का परत इस पर चढ़ जाता है, परत जम जाता है। और इसी परत को जब हम हटाएंगे तो किससे हटाएंगे, नींबू के रस। ठीक है, नींबू के रस से इसे हटाते हैं। कैसे हटाएंगे कि जब नींबू के टुकड़े को इस पर करके धीरे धीरे बर्तन पर रगड़ेंगे तो नींबू के रस से जो है वो भास्मिक परत हट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और सिट्रिक एसिड भास्मिक परत को क्या कर देता है, सिट्रिक एसिड भास्मिक परत को खत्म कर देता है और बर्तन फिर से वैसे ही चमकने लगता है। सिट्रिक एसिड रहता है किसमें, नींबू में, और यही सिट्रिक एसिड क्या करता है, भास्मिक परत को खत्म कर देता है। क्या करता है, रगड़ने पर भास्मिक परत को खत्म कर देता है और बर्तन फिर से चमकने लगता है। बर्तन फिर से क्या होता है, चमकने लगता है। तो ये था बर्तन के धब्बे को दूर करने में। अब फिर देख लेते हैं कि अम्ल का कहाँ प्रयोग होता है। जब हमारा शरीर क्या होता है, शरीर थकान होता है तो शरीर के मांसपेशियों को क्या करने में, मांसपेशियों को थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। ठीक है, थकान में क्या होता है, शरीर के मांसपेशी में अम्ल की उत्पत्ति, शरीर के मांसपेशी में अम्ल की उत्पत्ति। तो कैसे होती है, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो कठिन परिश्रम करने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा थक जाता है और थकने से, शरीर के थकने के बाद क्या होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। कौन सा अम्ल जम जाता है, लैक्टिक अम्ल जमता है। ठीक है, जम जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण क्या होता है, हमारा शरीर पूरा एकदम कड़ा हो जाता है, कड़ापन आ जाता है और क्या होता है, दर्द होने लगता है शरीर में। शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द और कड़ापन, क्या होता है, दर्द और कड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका शरीर के मांसपेशियों में अम्ल होता है, अम्ल की उत्पत्ति के कारण ये होता है। और इसके बाद क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इसी अवस्था में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति स्थगित हो जाती है, समझे, आपूर्ति नहीं हो पाती है। आपूर्ति जब ऑक्सीजन की नहीं होगी तो शरीर जो है काम करना बंद कर देगा, शरीर ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगा, ऊर्जा क्या होगा, उत्पन्न नहीं हो पाएगा, नहीं होगा।
तो जब ऊर्जा उत्पन्न होगा ही नहीं तो शरीर काम करने लायक रहेगा क्या? रहेगा नहीं। तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा तो शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। फलतः क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्रिया का वेग बढ़ जाने से क्या होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की क्रिया बढ़ जाने से क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होता है, का वेग बढ़ जाने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल क्रिया का वेग बढ़ जाने से मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जम जाता है। तो ये आपका था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। बने रहिए स्टडी विथ मनीष चैनल के साथ और आ रहे लगातार टाइम टू टाइम वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।